हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जॉब में अपने व्यस्त था। ठीक है, लेकिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑन वीकली बेसिस बिकॉज कंटिन्यूस मैं जॉब में इन्वॉल्व रहूँगा। सो सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस नहीं अपलोड हो पाएंगी, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू that I will be uploading the videos on weekly basis. Okay, so without wasting time, let's get it started. Okay, so in this video we will be discussing about the HR policies, okay, that are required for every employees to understand while they are working in the organization. Okay, so हम बात करते हैं आज HR policies के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको पूरा देखिएगा जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलिसीज़ क्या होती हैं। अगर मैं पॉलिसी के बारे में बात करूं तो पॉलिसी का मतलब होता है अ कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सम टास्क। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स रूल्स बनाए गए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा, जो कि उसको परफॉर्म करने होते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, इफेक्टिवली पूरा करने के लिए। सपोज अगर मैं किसी जॉब में इंडल्ज हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ कॉमन पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है। तो उसी को हम पॉलिसीज बोलते हैं। मीन्स इट आर द पैरामीटर्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, workplace policies help employees to establish boundaries for what the company considers acceptable behaviors in certain situations. Means ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हर कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ इसको फॉलो करें। ठीक है, अगर वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं। मीन्स दीज आर द बिहेवियर्स जो कि हर कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ इसको फॉलो करें। इट शुड बी गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉट अब्यूजिंग एंड वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, अगर मैं बात करूं एचआर पॉलिसीज़ के बारे में तो एचआर पॉलिसीज़ कुछ ऐसे एसेंशियल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हर कंपनीज को फुलफिल करनी चाहिए, यानी करने की जरूरत होती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, or we can say it's a guiding factor that tell company and employees how to work and conduct themselves to ensure a safe and secure working environment. मीन्स एचआर पॉलिसीज कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे फ्रेमवर्क जो कि कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट को फॉलो करने होते हैं, जो कि कंपनीज के एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों को बताता है कि आप किस तरीके से आपको काम करने हैं एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए, एक म्यूचुअल रिलेशन बिल्ड करने के लिए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। ओके, सो ये तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एचआर पॉलिसीज और पॉलिसीज। तो हम बात करते हैं टॉप 10 कॉमन एचआर पॉलिसीज के बारे में जो कि हर कंपनी के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडिया इट इज क्रूशियल टू फाइल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज दैट वर्क इन द कंपनी। ओके, भारत के अंदर जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है हर कंपनी के लिए कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे जब कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ नया नया जुड़ता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अभी मैंने भी नई नई जॉब ज्वाइन की है तो मुझसे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट लिए, लाइक फॉर्म 2 प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, आपसे कुछ कुछ कंपनी बॉन्ड भरवाती हैं। ठीक है, या कुछ कुछ कंपनीज आपसे पेंशन स्कीम के बारे में साइन करवाते हैं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए, जो कि जब कभी भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ जुड़ता है। द एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज द अम्ब्रेला कवरिंग अ लिस्ट ऑफ एचआर पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स that we have discussed. As per India's employment laws, it is essential to file proper documentation of the employees to ensure appropriate navigation through the complex and diverse employment framework. मतलब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लॉस के अनुसार ये बहुत मैंडेटरी है कंपनीज के लिए कि वो सभी एम्प्लॉयज़ का डॉक्यूमेंटेशन करें अगर फ्यूचर में उनको कुछ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है, या फिर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि एम्प्लॉयज़ कहे कि हम तो इस कंपनी के अंदर मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन करवाया था। ठीक है, या ये डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई एम्प्लॉय फ्यूचर में मांगता है तो सभी डॉक्यूमेंटेशन एक एम्प्लॉय का कंपनी के पास होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज इट रिक्वायर टू फॉलो द लेबर वेज लॉज वाइल प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए भारत के अंदर वो सभी लेबर एंड वेज लॉज फॉलो किए जाने चाहिए जब भी हम एम्प्लॉयज़ का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एचआर पॉलिसीज आती है वो होती है एम्प्लॉय वेजेस।
हम सब जानते हैं एम्प्लॉय पेरोल इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय पेरोल बहुत ज़रूरी होता है एक एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं करते हैं, उनको हमें सही समय पर सैलरी दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंटल लॉज। ठीक है, द जॉब ऑफ द HR डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज टू मैनेज द कंपनी पेरोल इफेक्टिवली। कंपनी के HR डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के जो पेरोल है, उनकी जो सैलरी है, सभी डिडक्शंस के साथ, सभी एडजस्टमेंट के साथ मेंटेन करके उस एम्प्लॉयज़ को दें, उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएं या बनाएं। दिस इंक्लूड्स ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ एंड स्टेइंग इन कंप्लाइंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अंदर जब भी हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कराते हैं तो CTC को हमें ध्यान में रखना होता है। सर जो सरकार की पॉलिसीज है वो भी हमको ध्यान में रखनी होती है कि PF का क्या रेट है, ESI का क्या रेट है, कितना एम्प्लॉयज़ को HRA देना है। ठीक है, ये सभी हमें कंसिडरेशन ध्यान में रखने चाहिए। वेरियस एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट कवर द एम्प्लॉय वेजेस। एम्प्लॉय वेजेस के ऊपर बहुत सारे एक्ट्स भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मेरा मिनिमम वेज एक्ट, जो कि बताता है कि एक एम्प्लॉय को हमें कम से कम एक स्टैंडर्ड रेट से नीचे पे नहीं करना है, एटलीस्ट उसको इतना अमाउंट तो हमें दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट। सेकेंड इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि हमें बताता है कि एम्प्लॉयज़ को हमें टाइमली पे करना चाहिए। ओके, तीसरा जो आता है मेरा HR पॉलिसीज, वो आता है मेरा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इज अ कंपनीज पॉलिसीज कंसिस्टिंग ऑफ इट्स विजन, मिशन एंड एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कंपनी के कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें उसका विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, और कंपनी किस पे बिलीव करती है, वो किस चीज़ को वैल्यू करती है, कुछ एथिक्स जो कि कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। इसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में सारे रूल्स आते हैं। ये कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को ये बताने के लिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ एक एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए और कैसा बिहेवियर एक एम्प्लॉयज़ को रखना चाहिए जब वो काम कर रहा है अपने वर्क प्लेस पर। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट इज अमंग द टाइप ऑफ HR पॉलिसीज कंटेनिंग द कंपनीज रूल्स दैट एम्प्लॉयज़ नीड टू अडहियर टू। मीन्स ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे फ्रेमवर्क हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हर एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने चाहिए जब भी वो किसी एम्प्लॉय कंडीशंस में या कुछ भी वर्क प्लेस पर काम कर रहा है तो। ओके, द पॉलिसी इसमें आ सकता है मेरा ड्रेस कोड आ सकता है, इक्वल राइट सभी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यूसेज पॉलिसी आ सकती है इसमें। ओके, कौन कौन सी कंपनी मीडिया पॉलिसी यूज़ करती है, प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट, ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कंसिडरेशन में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी जो आती है वो आती है मेरी लीव पॉलिसी। हम सब जानते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए लीव काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से लीव दिए जानी चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है इंडिया के अंदर। एज पर रिक्वायरमेंट हर कंपनी को अच्छी लीव पॉलिसी बनाई जानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, जो कि हम उनको एक साल में दे सकते हैं और जिनके लिए वो इंटाइटल्ड है। द पॉलिसी शुड इंक्लूड अ प्रॉपर बाइफर्फिकेशन ऑफ द लीव्स इनटू पेड लीव, सिक लीव्स और कैजुअल लीव। जो पॉलिसीज है ना HR पॉलिसीज, लीव पॉलिसीज में प्रॉपर तरीके से बाइफर्केशन होनी चाहिए, कैटेगराइजेशन, कि कितनी हमारी लीव पॉलिसी है, कितनी हमारी पेड लीव्स हैं, कितनी हमारी सिक लीव्स हैं, कितनी हमारी कैजुअल लीव्स हैं, ये सब। इट मस्ट ऑल्सो मैंशन पब्लिक हॉलीडेज, इसमें पब्लिक हॉलीडेज भी मैंशन होने चाहिए कि कितने हमारे पब्लिक हॉलीडेज हमारे साल में पड़ते हैं, वो भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। ठीक है, और जब भी हम एम्प्लॉयज़ की लीव पॉलिसी के बाद में बात करते हैं ना, तो इसमें हमें बहुत सारे अदर कंसिडरेशन भी ध्यान में रखने चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो भी उसको पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है एक स्टैंडर्ड रेट से, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कितना रेट पे हमें उसे देना है। कोई अमेंडमेंट है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सारी पॉलिसी हमें एम्प्लॉयज़ को दी जानी चाहिए। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, ठीक है, जॉब पे, या अगर वो बिना बताए इन्फॉर्म किए बिना ही छुट्टी ले रहा है, तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन है, ये भी हमें पॉलिसी में ध्यान रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लीव पॉलिसी। ओके, या कितनी सैलरी उसकी कट की जानी चाहिए अगर वो हाफ डे में जा रहा है, ठीक है, या लेट आ रहा है, ये सब लीव पॉलिसी में हमें ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा आता है मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हम सब जानते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने अलग से रखा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और प्लस एम्प्लॉयर उसमें कुछ उतना ही रेट जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है ऐड करके उसके प्रोविडेंट फंड के लिए ध्यान में रखता है, और उसके प्रोविडेंट फंड में जोड़ता चला जाता है
जिससे कि जब वो रिटायर होता है तो उसको वो सारा पैसा दिया जा सके जो कि उसकी हेल्प करे। Every employer is liable to set up an employee provident fund account for each of its employees. The Employee Provident Fund Act 1947 को बनाया गया है जो कि प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को इनकम सिक्योरिटी आफ्टर देयर रिटायरमेंट, या कि जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनको कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनकी हेल्प करे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंपनीज एक्सीडिंग मीन्स अगर किसी भी कंपनीज के अंदर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए, और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये 5वीं एचआर पॉलिसीज है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए। छठा आता है मेरा ग्रेचुटी पॉलिसी। ग्रेचुटी का मतलब होता है कुछ ऐसा अमाउंट, एक लमसम अमाउंट जो कि हर एम्प्लॉय को देते हैं हर कंपनी अगर उसने 5 साल तक किसी कंपनी में काम किया है तो। द ग्रेचुटी पॉलिसी इज अ वे फॉर कंपनीज टू अप्रिशिएट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देयर एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है। The gratuity policy applies to all employees who have provided more than 5 years of continuous services to the organization. जिसने 5 साल से ज़्यादा कंपनी में काम किया है सो उसको ग्रेचुटी दी जा सकती है। द कंपनी इज लाइबल टू पे वन टाइम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी पे आउट टू एम्प्लॉयज़ जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है या अगर वो रिज़ाइन दे रहे हैं तो कंपनी को उसको ग्रेचुटी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय की 3 साल में डेथ हो जाती है तो भी उसके डिपेंडेंट को वो पैसा मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव। अब पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, पैटर्निटी हमारे मेंस के लिए होती है और मैटरनिटी हमारे वुमेन्स के लिए होती है। ओके। Every company with more than 10 employees is required by law to provide maternity leave benefits to women employees as per the Maternity Benefits Amendment Act 2017। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर कंपनी जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको अपने वुमेन एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 2017। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के साथ या कोई भी वुमेन किसी भी कंपनी के साथ काम करती है लगभग 80 डेज तक, ओके, या लगभग 3 महीने तक, तो उसको हक है कि वो इस बेनिफिट्स को ले सकती है। एक सेट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन काम कर रही है कंपनी के अंदर तो उसको 26 वीक्स की पेड लीव दी जाती है फॉर देयर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए। पहले ये 12 वीक्स का था लेकिन सरकार ने इसको चेंज करके 26 हफ्तों का कर दिया। ओके, लेकिन अगर सेकंड चिल्ड्रन से उसके ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको 12 वीक्स की छुट्टी दी जाती है लेकिन वो अनपेड होती है, यहाँ पर उसकी सैलरी काटी जाती है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं बनाया गया पैटर्निटी बिल्स के लिए फॉर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि अगर कोई हस्बैंड है तो उसके लिए कोई भी लॉज नहीं बनाया गया अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड एंड वाइफ एज वेल। ओके, तो ये मेरी 7वीं पॉलिसी थी। उसके बाद आता है मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्किंग पॉलिसी। ये काफ़ी कॉमन है। A company is required to take or implement decisive rules, human resource policies and regulations to create a safe work ecosystem for women at the workplace। मतलब ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि सरकार ने बनाई गई है, सरकार तो बनाती है लेकिन ये एक जनरल रूल है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए अगर उस कंपनी में वुमेन वर्कर भी काम कर रही है तो। एक मॉरल नेसेसिटी है, मीन्स दिस इज नॉट जस्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट इट शुड बी अ मॉरल नेसेसिटी फॉर अ कंपनी। ये हर कंपनी के अंदर फॉलो होना चाहिए, काफ़ी कॉमन है। अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के अनुसार हर कंपनी को प्रॉपर स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने वुमेन एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटर्न्स को, या कोई भी कंपनी जो कि कोई भी वुमेन जो कि कंपनी में विजिट करने आई है उसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉयज़ इस तरीके से हरकत करता है वुमेन एम्प्लॉयज़ के साथ तो उसके लिए क्या क्या अलग से लॉज बनाए गए हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए, हमें मैंशन करना चाहिए सारा। ठीक है, तो ये 8वीं पॉलिसीज़ होती हैं। उसके बाद आता है मेरा अडेप्टिव वर्क पॉलिसी कल्चर या वर्क कल्चर पॉलिसी। दिस पास्ट ईयर हैज़ बीन अ पैराडिग्म शिफ्ट इन वेरियस कंपनीज वर्क कल्चर। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनीज के अंदर एक चेंज आया है। जब हमारा पैंडमिक आया था तो वहाँ पर कंपनीज के लिए काफ़ी फोर्स हो गया था, कंपनी के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड हो गया था कि अपने एम्प्लॉयज़ से पूछे कि वो घर से काम कर सकते हैं कि नहीं।
or different location. Okay, so this has been given a rise to need for an adaptive culture policy to provide greater flexibility to employees to choose their work location or workplace. तो इसलिए यहाँ पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा अडेप्टिव वर्क कल्चर पॉलिसी का जो इंपॉर्टेंस है ना काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई। तो हर कंपनी के अंदर एक ऐसी अडेप्टिव वर्क कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो एम्प्लॉयज़ घर से काम कर सकते हैं उन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो ये भी ऐसी पॉलिसी है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 10 पॉलिसी है वो मेरी है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा सकता है अगर उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, या अगर उसका कोई भी अदर पर्टिकुलर रीज़न के अगर वो कंपनी को छोड़ के जाना चाहता है तो वहाँ पर भी पॉलिसी ऑफ टर्मिनेशन होनी चाहिए। एवरी एम्प्लॉयर को फेस करना पड़ता है। सम ऑफ योर एम्प्लॉयज मोर और मे प्लान टू मूव अहेड एट सम पॉइंट ऑफ देयर करियर्स, यानी कि वो अपने करियर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं या अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ऑफकोर्स वो वहाँ पे जाएंगे। सो हर एम्प्लॉयज़ के लिए या हर कंपनी के लिए एक टर्मिनेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, जो कि प्रॉपर फेवरेबल टर्मिनेशन पॉलिसी होती है जिसमें हमारा FNF आ जाता है कंपनीज का, जिसमें हमारे लीगल कंप्लायंस आ जाते हैं जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कंपनी को। ओके, दीज मोमेंट्स आर इमोशनल फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर एज वेल। इसलिए द एम्प्लॉयर को जरूरत होती है टू इंश्योर दैट दे इम्प्लीमेंट अ प्रॉपर लीव पॉलिसी दैट लेट्स डाउन द स्टेप्स फॉर एन एम्प्लॉय हु विश टू लीव द कंपनी। यहाँ पर हमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने चाहिए। ओके, सो दीज आर द कॉमन 10 HR पॉलिसीज दैट एवरी कंपनी शुड फॉलो while they are working with the employees, while they are communicating with their employees। ठीक है, सो ये 10 कॉमन पॉलिसीज थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।